परागण के अंदर लेसन नंबर 3 में हम ये देखेंगे कि नर युग्मकोद्भिद अर्थात परागकण किस प्रकार से मादा युग्मकोद्भिद अर्थात स्त्री केसर तक स्थानांतरित होते हैं। समझना आपको यह है छात्रों कि परागण की प्रॉपर परिभाषा हम लें तो परागण की प्रॉपर परिभाषा के अंदर हम ये कह सकते हैं कि एक परिपक्व परागकोश के अंदर से परागकणों का स्त्री केसर तक स्थानांतरित होने की जो क्रिया है उसे हम परागण कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, पिछले लेसन में पिछले वीडियो में हम ये समझ चुके हैं कि परागकण का निर्माण किस प्रकार से होता है जो मेल गैमेट का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार से मादा युग्मकोद्भिद के रूप में एक भ्रूणकोश या अंडा या अंडकोशिका का निर्माण ध्रुवीजाणु घन के अंदर किस प्रकार से होता है। कहने का अर्थ यह है, हम पिछले वीडियो में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही प्रकार के युग्मकों का निर्माण और संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं एंजियोस्पर्म के अंदर। अब हमें इस लेसन के अंदर इस वीडियो में ये समझना है छात्रों कि परागण के दौरान जो हम नर युग्मक और मादा युग्मक पढ़ते आए थे वो आपस में एक दूसरे के पास किस प्रकार से पहुंचते हैं, किस प्रकार संपर्क में आते हैं, और उसी को हम परागण कहते हैं। इस सटीक परिभाषा के रूप में हम परागण को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, परिपक्व पुंकेसर के परागकोश से परिपक्व पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का स्त्री केसर तक स्थानांतरित होने की जो क्रिया है उसे हम परागण कहते हैं। ठीक है भाई, पॉलिनेशन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, परिपक्व पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का, क्योंकि परागकण परागकोश में ही होता है, पिछले वीडियो में हमने देखा था परागकोश से परागकणों का मादा से स्त्री केसर तक स्थानांतरण होने की क्रिया, स्थानांतरण होने की क्रिया परागण कहलाती है। ठीक है, देखिए शब्दों पर गौर करना बहुत अच्छी चीज है, समझ में आ जाएगी आसानी से। परिपक्व पुंकेसर और पुंकेसर के मुख्य दो भाग जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं पार्ट नंबर 2 में, इसमें ऊपर का पानीयुक्त भाग क्या होता है भाई, परागकोश। उस परागकोश में 4 पालियां हैं, 2 पालियां हैं जिनमें 4 बीजाणुधानियां होती है, जिनकी बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु अर्थात जो आगे चलकर परागकण होते हैं निर्माण होता है। ये परागकण मादा से स्त्री केसर के 3 भाग हम पढ़ चुके हैं, जिनमें वर्तिकाग्र, अनुवर्तिका और अंडाशय, यानी उस वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण में पहुंचने की जो क्रिया है उसको हम परागण कहते हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए परागण की परिभाषा समझ लेने के बाद हम बात करें तो परागण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। परागण मुख्य प्रकार से 2 प्रकार का होता है, और सामान्य सी बात जिसमें से एक प्रकार को हम स्वपरागण कहते हैं, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखिए ये एक जनरल सी बात है, पिछली कक्षा में हम पढ़ते आए हैं परागण
दो ही प्रकार का होता है, एक को स्वपरागण कहते हैं, दूसरे को परपरागण कहते हैं। दोनों की परिभाषा को फिर समझने की कोशिश करना बहुत अच्छी बात है। स्वपरागण, इसमें स्व शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब हम सीधे ये कह सकते हैं कि इसमें एक पुष्प का परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होता है। पुष्प एक ही है, उसी का परागण है, उसी की स्थिति तक पहुंचेगा तो स्वपरागण होगा। इसमें एक दूसरी कंडीशन स्वपरागण के अंदर ही आती है, जिसको वैसे तो सजात पुष्पी परागण होते हैं। इसके भी दो भेद है, दो प्रकार भी आगे हम पढ़ेंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं स्वपरागण में एक पुष्प के परागण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो वो भी संयुक्त पॉलिनेशन के अंदर ही आता है। ओके, फिर कोशिश करना, एक पुष्प के परागण उसी पुष्प या फिर एक पुष्प के परागण उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर यदि जाते हैं तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए इसके भी फिर दो प्रकार है, इसके भी दो प्रकार हैं जिसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। जिसमें से पहला जो प्रकार है उसको स्वक युग्मन कहा जाता है। स्वक युग्मन, ऑटोगेमी, स्वक युग्मन या ऑटोगेमी, इसमें फिर आप लोगों को समझना है। दूसरा जो प्रकार है उसको सजात पुष्पी परागण बोलते हैं, सजात पुष्पी। देखिए दोनों में इतना सा अंतर है, स्वक युग्मन में तो एक ही पुष्प होगा, उसी के परागण होंगे, उसी पुष्प की स्त्रीकेंद्र की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, वो ऑटोगेमी के अंदर आता है। और छात्रों इसका बहुत सुपरिचित उदाहरण, सर्वमान्य उदाहरण उभयलिंगी पौधा जिसको सामान्य तौर पर हम पढ़ते हैं वो मटर है। आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा उदाहरण भूलोगे भी नहीं। स्वक युग्मन ऑटोगेमी जिसमें एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएंगे और इस तरह की कंडीशन मटर में बहुत अच्छे से पाई जाती है, तो आपको उदाहरण के रूप में मटर को याद रखना है। ठीक है, अब हम सजात पुष्पी परागण की बात करें तो इसमें इतना सा अंतर आएगा छात्रों कि एक पुष्प का परागण उसी पुष्प पर तो नहीं जाएगा, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर नहीं जाएगा, लेकिन पौधा वही होगा, पुष्प दूसरा। बात समझ आ रही होगी। सजात पुष्पी में एक पुष्प के परागण उसी पौधे के दूसरे पुष्प तक जाएंगे तो उसे हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। इसमें आपको याद रखना है, मक्का भी अच्छा उदाहरण है इसका, ककड़ी भी हो सकती है, ये उदाहरण आपको यहाँ याद रखना है। ठीक है, स्वपरागण में ये दो भेद, दो प्रकार, साथ में इन दोनों का उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसी युक्तियां, कुछ ऐसे अनुकूलन के पौधों में पाए जाते हैं जिसकी वजह से केवल स्वपरागण ही हो पाता है। कहने का मतलब है अभी हमें ये समझना है कि ऐसे क्या उपाय हैं, ऐसी क्या युक्तियां हैं, ऐसे क्या अनुकूलन पौधों में पाए जाते हैं जिनकी वजह से इन कुछ पौधों में केवल स्वपरागण ही होता है, परपरागण नहीं हो सकता। तो उनको समझने की कोशिश हम करेंगे। थोड़ा ध्यान देना है आपको, या तो हम उनको कहें युक्तियां अर्थात कोई उपाय, या फिर हम उनको कहें अनुकूलन। और ये युक्ति या अनुकूलन किसके लिए? केवल स्वपरागण के लिए। ठीक है भाई, केवल स्वपरागण के लिए उपाय। अब देखिए इनमें दो तीन उपाय हैं उनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। जैसे हम बात करें क्या नाम से उभयलिंगता के रोगी, उभयलिंगता, तो देखिए भाई जैसा हमें नाम से इंगित होता है, सामान्य जानकारी के अनुसार भी उभयलिंगता का मतलब हुआ एक पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के जन्म भाग लगे होते हैं, लगे हों, वो उभयलिंगी पुष्प होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक ही पुष्प में पुंकेसर भी पाए जाते हों, उसी में पुंकेसर भाग को पाया जाता, तो ऐसा पुष्प उभयलिंगी कहलाएगा। और उभयलिंगी पुष्प में अक्सर स्वपरागण ही होता है। उभयलिंगी पुष्प में ज्यादा चांसेस स्वपरागण के होते हैं, तो इसी
इसलिए उभयलिंग आपको याद रखना है। और इस उभयलिंगी में हम फिर से उदाहरण के रूप में मटर ले सकते हैं। मटर का पौधा भी उभयलिंगी होता है, ऑटोमेटिक पाई जाती है, जो स्वपरागण के अंदर ही इस प्रकार का भेद है इसका। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं तो अनुकूलन ये युक्ति, उसको हम समकाल पक्वता बोलते हैं। समकाल पक्वता, देखिए समकाल पक्वता, इसमें भी जैसा नाम से सीधा हमें समझ में आता है, समकाल यानी एक ही समय पर पक्वता यानी परिपक्व होना। तो किसका परिपक्व होना? जननी भाग, अर्थात नर भाग पुंकेसर और मादा भाग स्त्रीकेसर दोनों ही एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, तो उसे हम समकाल पक्वता कहते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, जब एक ही समय पर दोनों सेम टाइम पर परिपक्व होते हैं तो स्वपरागण होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। लेकिन स्वपरागण होता है ऐसी स्थिति में परपरागण तो हो ही नहीं सकता। कारण क्या है कि दोनों परिपक्व एक ही समय पर होते हैं। और इसमें हम उदाहरण देखो, बहुत अच्छा उदाहरण इसका है, वो हम मीराबिलिस का पौधा, मीराबिलिस में समकाल पक्वता वाली अनुकूलन ये युक्ति पाई जाती है जो स्वपरागण को प्रेरित करती है। ठीक है भाई। एक तीसरा उपाय, तीसरी युक्ति, तीसरा अनुकूलन भी है जिसे हम अनुमीयता कहते हैं। अनुमीयता, ये वाली देखिए, ये बहुत अच्छी विशेषता है। अनुमीयता आपको मोस्टली आता है, एक दो बार पूछा गया है परीक्षा के अंदर, थोड़ा खास है, अच्छी बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुमीयता का सीधा आपको इतना याद रखना है छात्रों कि इसमें जो पुष्प होता है वो खुलता नहीं है, खुलता नहीं है। कहने का मतलब यह है जो पुष्प बंद रहता है, पुष्प ऐसे जो बंद ही रहते हैं वो अनुमीय है, ऐसे पुष्प अनुमीय है। और ऐसी विशेषता जिन पौधों में पाई जाती है वो पौधे अनुमीयता को दर्शाते हैं। और ऐसी स्थिति में छात्रों केवल स्वपरागण ही हो सकता है, क्योंकि निश्चित रूप से हम ये जान सकते हैं जब पुष्प बंद है, कवर है, ढका हुआ है, तो किसी दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प के परागण तो उसकी वर्तिका तक जा नहीं सकते, ढके होने के कारण। इसका मतलब परागण तो हो ही नहीं सकता। जबकि उसके अंदर उसको वैलिड होगा, ढका हुआ है, तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों भाग अंदर ही मौजूद होते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर वहां चले जाते हैं, ऐसा स्वपरागण संभव होगा। स्वपरागण ही होगा ऐसी कंडीशन में। अनुमीय तो बहुत अच्छा होना है, ये आपको रखना है। और इसके सबसे अच्छे उदाहरण के रूप में हम वायोला और कंथोआ को लेते हैं। उदाहरण भी आपको इसके अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे उदाहरण है दोनों ही, वायोला और कंथोआ। ठीक है भाई। अब देखिए आपको ये तीनों विशेषताएं, तीनों उपाय, तीनों अनुकूलन सीधे समझ में आ गए होंगे। और हम इन तीनों से ये सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी स्थितियों में केवल स्वपरागण हो सकता है। सामान्य ये तीनों स्थितियां स्वपरागण के लिए प्रकार का अनुकूलन है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं परपरागण। परपरागण में देखिए आपको एक तो परिभाषा के रूप में इतना याद रखना है, स्वपरागण में एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प पर, एक पुष्प के परागण उसी पौधे के दूसरे पौधा को ही होता है। जबकि परपरागण में हम परिभाषा इस तरीके से देखना चाहते हो कि एक पुष्प के परागण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प तक यदि स्थानांतरित होते हैं, शब्दों को समझना चाहते हो, एक पुष्प के परागण, एक पौधे के पुष्प के परागण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प तक यदि स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी। जाति वही है लेकिन पौधा भिन्न है, पौधे अलग अलग है, एक ही पौधा नहीं है उसी जाति का, लेकिन दूसरे पौधे के पुष्प तक, पुष्प की वर्तिका तक परागण पहुंचे तो उस कंडीशन में हम उसे क्रॉस पोलिनेशन या परपरागण कहते हैं। ठीक है भाई। अब हम इसकी बात करें, देखिए अनुकूलन की, इसकी भी विधियां हैं, प्रकार हैं, जिनको आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन इसमें अब हम युक्ति या उपायों की बात करें कि कौन कौन सी ऐसी स्थितियां होंगी, क्या क्या अनुकूलन होंगे जिनकी वजह से केवल परपरागण
स्वपरागण नहीं हो पाएगा, स्वपरागण नहीं हो सकता। तो उसके विपरीत हमें यहाँ कुछ युक्तियां पढ़नी है, वो आपको थोड़ा समझ लेना। युक्तियां या अनुकूलन। देखिए, इसमें हम बात करें तो पहली युक्ति स्वबंधता। स्वबंधता देखिए शब्द पर गौर करना, मैं व्याख्या करता हूँ, आपको अच्छे से समझना है। स्वबंधता, सेल्फ स्टेबिलिटी, जैसा नाम से हमें पता चलता है छात्रों, स्व का मतलब खुद की, बंधनता का मतलब फर्टिलिटी खत्म हो जाना, यानी जैविक क्षमता का नहीं होना, जन्म नहीं करना, वो सेल्फ फर्टिलिटी हो जाएगा। और सेल्फ फर्टिलिटी होगी तो सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए तो फर्टिलिटी का होना जरूरी है। अब इसमें बंध्यता है, स्टेबिलिटी आई हुई है, और बंध्य जन्म करते भी है, ये हम जानते हैं। इसका मतलब ऑटोगेमी या सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में केवल क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा और परागण ही होगा। कई बार क्या होता है, कुछ पौधों में देखने को मिलता है कि उसी पौधे के परागण उसी पौधे के वर्ती कार्य के लिए ग्राही नहीं होते हैं। कहने का मतलब है, और वो क्यों नहीं होते? क्योंकि बंध्यता पाई जाती है खुद के लिए, स्वयं खुद के ही लिए बंधे, यानी अपने ही परागणों को वर्ती कार्य, अपनी ही जाति के परागणों को वर्ती कार्य ग्रहण नहीं कर पाते, तो स्वबंधता ही होगी। ठीक है भाई, स्वबंधता। इस तरह का उदाहरण आपको कुछ पौधों में देखने को मिलता है, और जाना पहचाना एक उदाहरण आपको अंगूर को ले सकते हैं। पिटूनिया जाति के पौधों में भी इस तरह की व्यवस्था होती है होने को। आपको एक दो उदाहरण याद रखते हैं। एक राखी की रीति है, जिसमें दो उदाहरण आप याद रखते हैं। अंगूर अच्छा जाना पहचाना उदाहरण है। अंगूर को याद रखते हैं, अंगूर में भी स्वबंधितता पाई जाती है, और स्वबंधितता की वजह से ही अंगूर में भी केवल पर परागण ही चलता है। ठीक है भाई। अब देखिए इसकी दूसरी युक्ति, एक लिंगता। देखिए, यहाँ हम उभयलिंगता की चर्चा कर रहे थे, उसके विपरीत यहाँ पर एक लिंगता को हमने लिखा। इसका मतलब ऐसे पुष्प जो एक लिंगी होते हैं, निश्चित रूप से परपरागण ही होगा, क्योंकि स्वपरागण होने के लिए तो उभयलिंगी होना जरूरी होता है। जैसा हम पीछे पढ़ रहे थे, यहाँ एक लिंगी है, एक लिंगी है, तो उसी पौधे का उसी पर ऐसा कंडीशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक ही जनन भाग पुष्पों में पाया जाता है। इसका मतलब वास्तव में, और एक लिंगता का मतलब हम सीधे ये कह सकते हैं, ऐसा पुष्प जिसमें नर या मादा जनन भाग में से कोई सा एक पाया जाता है, चाहे वो मादा वाला भाग मिले, स्त्रीकेसर अंडा को भाग जाया भाग मिले, चाहे पुंकेसर वाला भाग मिले, मिलेगा कोई सा एक, कोई सा भी नहीं मिलेगा तो पौधा जो है एक्लिप्स हो जाएगा। और एक ही मिलने पर स्वपरागण तो हो ही नहीं सकता, निश्चित रूप से परपरागण ही होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं एक लिंगता परपरागण के लिए बहुत अच्छा अनुकूलन है। ठीक है भाई। एक लिंगी पुष्पों का उदाहरण हम कुकुरबिटेसी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। कुकुरबिटेसी कुल के मैक्सिमम प्लांट्स जो है वो एक लिंगी ही होते हैं। ठीक है। ककड़ी खीरा हम यहाँ लिख सकते हैं उदाहरण के रूप में, चाहे कुकुरबिटेसी कुल को लिख लीजिएगा। कुकुरबिटेसी कुल वैसे लिखना चाहे तो एक लिख लो, दो के लिख लो, ये पौधे सीधे जैसा आपको याद रहे उस तरीके से। ठीक है भाई, एक लिंक का हो गया। और देखिए आगे तीसरी युक्ति, भिन्न काल का पता। देखिए, नाम से सीधा जाहिर होता है, इधर हम समकाल का पता पढ़ रहे थे, और समकाल का पता में एक ही समय पर दोनों प्रकार के जनन परिपक्व होते थे, तो स्वपरागण हो जाता
बिल्कुल इसका विपरीत, उसका उल्टा हमें यहाँ समझना है। भिन्नकाल इसका मतलब पुंकेसर और स्त्रीकेसर, यानी पुंकेसर और जायलम भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। जब उनके परिपक्व होने का समय भिन्न भिन्न है छात्रों, तो स्वपरागण तो हो ही नहीं सकता, अर्थात परागण ही होगा, सीधी बात है। अब देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें परागकण पहले परिपक्व हो जाता है, स्त्री केसर भाग बाद में परिपक्व होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें स्त्री केसर भाग पहले परिपक्व हो जाता है, पुंकेसर भाग बाद में परिपक्व होता है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में केवल परागण ही हो पाएगा, क्योंकि जब परागकण परिपक्व हुए तो कुछ समय तक स्त्री केसर भाग सूखना ही नहीं होता है परागकणों को ग्रहण करने के लिए, लेने के लिए, तो परागण ही नहीं होता। तो इसमें कंडीशन दो हैं, दीर्घकाल पत्रिका में भी कंडीशन दो हैं, और उन दोनों कंडीशनों को हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। एक को स्त्री पुंकेसरता और एक को स्त्री पूर्णता बोलते हैं, स्त्री पूर्णता। ठीक है, इसका मतलब ये भिन्न समय पर तो परिपक्व होते हैं, सीधी सी बात है, इससे पता चलता है। लेकिन इसमें भी दो कंडीशन है, पुंकेसरता और स्त्री पूर्णता। अर्थात पुंकेसरता का मतलब है जिसमें पहले पुंकेसर पहले परिपक्व होता है, पुंकेसरता जिसमें पुंकेसर पहले परिपक्व होता है वो पुंकेसर भी होंगे। स्त्री पूर्णता जिसमें पहले स्त्रीकेसर भाग भी जाया या अंडा पहले परिपक्व होता है वो स्त्री पूर्णता नाम हो जाएगा। ठीक है, इसके उधर पुंकेसरता में हम कपास और कोलाहल को बहुत अच्छे उदाहरण दे पाते हैं। आपको उदाहरण क्या रखना है, उदाहरण आपको याद रखना है। वैसे सूरजमुखी भी इसी का उदाहरण है, सूरजमुखी याद रखो, ठीक है, दो उदाहरण आप याद रखें। ठीक है, दो उदाहरण आपको याद रखने, देखिए बहुत अच्छे से ये आपको ध्यान रखना है। पुंकेसरता में कपास और कोलाहल, और सीधा अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा, पुंपूर्वी पुंकेसर पहले, स्त्री पूर्वी स्त्री के सर परिपक्व होता है। ठीक है, और ऐसी जब एक समय पर लिंग भिन्न भिन्न है परिपक्व होने का समय, तो परपरागण नहीं होगा, क्योंकि हम अंकुरण देख रहे हैं। इसका मतलब भिन्नकाल परिपक्वता भी परपरागण का एक बहुत अच्छा अनुकूलन, बहुत अच्छी युक्ति, बहुत अच्छा उपाय है। ठीक है भाई, स्त्री पूर्णता में रोजेसी गुण आपको याद रखना है। रोजेसी गुण के जो पौधे होते हैं, रोजेसी गुण आपको याद रखना है। जैसे हम कह सकते हैं चंपा है, बरगद है, इस तरह जो रोजेसी गुण के पौधे हैं वो स्त्री पूर्वी होते हैं। ठीक है, और देखिए अवरुद्ध परागणता कुछ पादपों में पाई जाती है। चौथा अनुकूलन, अवरुद्ध परागणता, ये भी इसका एक अच्छा अनुकूलन है। लेकिन देखिए छात्रों, अवरुद्ध परागण का अर्थ क्या होता है? कुछ पौधों में कंडीशन क्या होती है, स्त्री के साथ और क्या नाम से पुंकेसर के बीच में कुछ ऐसी संरचनात्मक विभेदन आ जाता है, ऐसी संरचना या अवरोध बन जाता है जिसकी वजह से परागण नहीं हो पाता है, परागण नहीं हो पाता। एक ही पुष्प जिसका स्त्री केसर भाग और पुंकेसर भाग, उनके बीच में कोई ऐसा अवरोध संरचनात्मक रूप से बन जाता है जिससे इसी पौधे के परागण इसी वक्त काल पर इस अवरोध की वजह से नहीं जा पाते हैं, तो स्वपरागण तो हुआ ही नहीं। अर्थात परागण ही होगा इसी स्थिति में भी। कुछ पादपों में इस तरह की कंडीशन पाई जाती है, और इसके उदाहरण हम कैरियोफ्लेसी कुल, ये कलिहारी पौधा बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। कैरियोफ्लेसी आपको याद रखना है, कैरियोफ्लेसी, कैरियोफ्लेसी कुल के जो पौधे होते हैं उन पादपों में अवरुद्ध परागणता पाई जाती है। कहने का मतलब ये है क्या नाम से दोनों के बीच में ऐसा अवरोध आ जाता है जिससे स्वपरागण होता ही नहीं, और परपरागण होता है। इसलिए ये भी एक तरह का अनुकूलन, एक तरह की युक्ति हो गई परपरागण करवाने के लिए। ठीक है, एक कलिहारी पौधा होता है, इसी का एक अच्छा उदाहरण है, कलिहारी पौधा होता है, इसमें कंडीशन ऐसी होती है
जो परागकण होते हैं वो जब मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो वो बहुत दूर दूर तक वितरित हो जाते हैं, दूर दूर तक वितरित हो जाते हैं, जिससे वो दूसरे पौधे पर ही जाते हैं, तो स्वयं उसी पौधे पर परागण नहीं करवाते हैं, पर दूसरे पर जाएंगे तो परागण करना है। ठीक है। अच्छा, एक और है इसमें तरीका, और उसको हम बोलते हैं विषम वर्तिका। सब पर गौर करना है। विषमवर्ती आपको, इसका मतलब हो गया सीधा सीधा। वर्तिका जो होती है वो विषम प्रकार की, वर्तिका विषम प्रकार की है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कुछ पौधों में क्या होता है, जो स्त्री के साथ जाया भाग होता है वो बहुत अधिक लंबा हो जाता है और पुंज से भाग छोटा रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी स्वपरागण नहीं होता, क्योंकि काफी विषमता है दोनों के बीच में। और कुछ पादपों में कंडीशन इसकी उल्टी होती है, जो पुंकेसर भाग है वो बहुत अधिक लंबा होता है, स्त्री केसर भाग छोटा रह जाता है। ऐसी स्थिति में भी कुल मिलाकर विषम कंडीशन होने के कारण स्वपरागण तो होता नहीं, केवल पर परागण ही हो पाता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है, आपको याद रखना है। कई बार इस तरह के छोटी छोटी चीजें उदाहरण परीक्षा के अंदर पूछी जाती है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के अंदर जो सेक्शन फर्स्ट आता है उसमें 13 छोटे क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है, यानी 13 क्वेश्चन एक एक नंबर के छोटे वाले आते हैं, जिनमें कहीं से भी इस तरह की छोटी बातें पूछी जाती हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है। इसका जो उदाहरण है वो क्रिमुला है, क्रिमुला। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। ये दोनों तरह के परागण बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। दो प्रकार हैं, दोनों प्रकारों के यहाँ दो तरीके अलग हैं। इसके भी उपाय, युक्तियां और आंदोलन आपको समझ में आया होगा, और इस तरह पर परागण करवाने वाले उपाय, युक्ति या आंदोलन भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि ऐसी स्थिति में केवल पर परागण हो सकता है और इन स्थितियों में केवल स्वपरागण ही हो सकता है। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं आगे इसकी विधियां, पर परागण की विधियां पढ़ेगा। परागण को समझ लेने के बाद आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पर परागण के अंदर पराग, पर परागण के अंदर पराग, पराग कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है, स्थानांतरित होना पड़ता है, एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचना पड़ता है। तो निश्चित रूप से हम ये तो मानेंगे कि परागकणों को दूसरे पौधे के पुष्प तक ले जाने के लिए किसी माध्यम की, किसी साधन की, किसी बाह्य साधन की जरूरत तो होगी। ऐसे बाह्य साधन कोई जैविक भी हो सकता है, अजैविक भी हो सकता है। ठीक है भाई, और ऐसे बाह्य साधनों के द्वारा जब परागण होता है तो वो एक माध्यम का काम करता है, और उसी के आधार पर किस तरह का बाह्य साधन चाहिए परागण के लिए, उसी के को आधार मान करके उसी के हिसाब से पर परागण की कई विधियां आगे हम पढ़ेंगे, जिसमें जल परागण है, वायु परागण है, कीट परागण, इस तरह पक्षी परागण वगैरह, जो भी इनको माध्यम को लेकर के पढ़ना। आपको ये बात समझ में आ गई होगी छात्रों कि पर परागण में एक पौधे से दूसरे पौधे तक परागकणों को पहुंचना पड़ता है, स्थानांतरित होना पड़ता है। स्थानांतरण के लिए किसी न किसी साधन की और माध्यम की जरूरत है। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पर परागण में परागकणों को किसी बाह्य साधन, और वो बाह्य साधन जैविक, जैविक कैसा भी हो सकता है। बाह्य साधन, साधनों की आवश्यकता होती है, बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है। ये तो फैक्ट बात है। पर परागण में एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाना पड़ता है, तो ले जाने के लिए किसी न किसी साधन की जरूरत पड़ती है। ऐसे बाह्य साधन, साधन बाह्य हैं, जैविक भी हो सकते हैं, अजैविक भी हो सकते हैं।
और आगे हम पढ़ेंगे एजैविक में जैसे वायु है, जल है, एजैविक कारक है, इनके द्वारा भी परागकणों को ले जाया जाता है दूर तक। जैविक कारक है, जैविक कारक में जैसे सबसे अच्छे उदाहरण के रूप में हम कीटों को पढ़ते हैं। मधुमक्खी के द्वारा परागण बहुत सामान्य सा उदाहरण है, आप सभी जानते हैं। और वो जीव है, जीव के द्वारा परागण हो रहा है, जैविक बाह्य साधन हो गया, जैविक प्रकार का। कई बार पक्षियों के द्वारा परागण होता है, कुछ पौधों में गिलहरी के द्वारा, घोंघे के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा होता है। हम अलग अलग प्रकार के उदाहरण आगे हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको इतना समझ लेना है बाह्य साधन की जरूरत होती है, और इन भी बाह्य साधनों को आधार मानकर के हम विधियां पढ़ने वाले हैं। बाह्य साधन, बाह्य साधनों के आधार पर ही पर परागण की निम्न विधियां होती हैं। विधियों को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करें पहली विधि, तो उसमें पहली विधि जिसमें हम वायु परागण को, ठीक है। देखिए जैसा आगे अपने इन लाइनों में लिखा कि बाह्य साधन की जरूरत है, और बाह्य साधन जैविक जैविक दोनों प्रकार का हो सकता है। तो वायु परागण में हम किसकी बात करेंगे? वायु प्रदूषण की बात करेंगे। इसका मतलब परागण करने में कौन से बाह्य साधन की जरूरत हुई? वायु की जरूरत हुई। वायु के द्वारा इसका अर्थ भी हुआ, वायु के द्वारा परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे तक, दूर तक, अन्य पौधों तक पहुंचता है। वायु के द्वारा परागण पहुंचेगा, तो वायु परागण हुआ। लेकिन अब बात देखिए, वायु परागण में होता क्या है? वायु परागण का अक्सर एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, ज्यादातर एक बीजपत्री मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं उनमें वायु परागण होता है, ठीक है। और मोनोकॉट प्लांट यानी वायु परागित पादपों के पुष्पों की खासियत क्या होती है छात्रों, कि इनके जो पुष्प हैं वो रंगहीन, गंधहीन और मकरंद रहित होते हैं। ना इन पुष्पों में रंग पाया जाता है, रंग वाले ना गंध पाई जाती है, ना इनमें मकरंद पाया जाता है। मकरंद जो शहद बनाने काम आता है वो भी नहीं पाया जाता, क्योंकि इनमें ऐसे विशेषताओं की जरूरत ही नहीं है, सीधे वायु के द्वारा उड़ा करके ले जाए जाते हैं। दूसरी खास बात हम देखें तो वायु परागण करने वाले पादपों में जो परागकण बनते हैं उसके अंदर, उन परागकणों की भी अपनी एक अलग खासियत है। खासियत यह है छात्रों कि वायु परागण करने वाले परागकण आकार में बहुत छोटे, बहुत सूक्ष्म होते हैं। यही आकार में बहुत सूक्ष्म होंगे, लेकिन संख्या में बहुत अधिक पाए जाते हैं। बहुत अधिक निर्माण, अधिक संख्या में निर्माण होता है इनका, अधिक संख्या में बनेंगे और आकार बहुत छोटा होगा, वैसे शुष्क होते हैं। और ऐसी विशेषता की वजह से इन परागकणों को वायु के द्वारा ही काफी अधिक दूरी तक स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे परागण संभव हो पाता है। तो ये विशेषता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। परागकण कैसे होता है? परागकण सूक्ष्म, संख्या में अधिक और शुष्क होते हैं। ये विशेषता परागकणों की हो। संख्या में अधिक इसलिए रखा जाता है क्योंकि वायु के द्वारा उड़ करके जाते हैं, तो उनमें से काफी अधिक संख्या में परागकण नष्ट भी हो जाते हैं और वेस्ट भी हो जाते हैं। इन्हें उनका उपयोग भी नहीं रहता है, इधर उधर खराब हो जाता है, इसलिए संख्या अधिक रखनी होती है। सूक्ष्म और शुष्क इसलिए रखे जाते हैं, जितने ज्यादा छोटे होंगे, सूखे शुष्क होंगे, वायु के द्वारा उनको उतने ही अच्छे ढंग से दूर तक ले जाया जा सकता है, जिससे परागण संभव हो पाता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब पुष्प की बात करें तो पुष्प, इनके जो पुष्प है वो रंग, गंध व मकरंद रहित होते हैं। रंग, गंध, मकरंद रहित होते हैं, ठीक है। यानी पुष्पों में न रंग पाया जाता है, न किसी प्रकार की गंध पाई जाती है, और न ही मकरंद पाया जाता है, मिठास पाया
इसलिए कीटों का आकर्षण करने का यहाँ कोई रोल नहीं है, क्योंकि कीटों का अपना यहाँ कोई महत्व भी नहीं है, केवल वायु के द्वारा इनको ले जाना है। इसलिए रंग की गति की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उदाहरण की हम बात करें तो घास फूल के पौधों में आपको घास फूल विशेष रूप से याद रखना, घास फूल। और देखिए इनमें आपको एक दो उदाहरण इस तरह के भी मिलेंगे। अब घास फूल के जो पौधे होते हैं उनकी वर्तिका में भी अनुकूलन पाया जाता है वायु परावर्तन होने के लिए। बात करते हैं तो हम मानते हैं कि घास फूल के पौधों की जो वर्तिका होती है वो रोमिल प्रकार की होती है। वर्तिका जो है वो रोमिल प्रकार की होती है। वर्तिका घास फूल में वर्तिका रोमिल, बात समझ में आ रही होगी। जब वर्तिका में रोमिल होगी, बिल्कुल बारीक छोटे सघन रोम पाए जाते हैं वर्तिका, तो इसका अर्थ सीधा हमें ये समझ में आता है कि वायु के द्वारा उड़ा करके जो पराकल लाए जाएंगे वो रोमिल, वर्तिका पर रोमिल होने का उन रोमों में आसानी से फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, ताकि पराकल बहुत अच्छे से संभव हो पाता है, यानी सुनिश्चितता बढ़ जाती है। इस प्रकार का काम किया। एक उदाहरण इसमें जोस्टेरा चलता है, जोस्टेरा। और जोस्टेरा में जोस्टेरा बहुत अच्छी खास बात यह है कि वर्तिका जो है ब्रश की जैसी होती है, वर्तिका ब्रश जैसी, ब्रश नुमा। ठीक है, ये भी हमें सीधा ये बताती है, ये भी एक प्रकार का वर्तुला है। इसमें वर्तिका ब्रश की जैसी, ब्रश का मतलब ब्रश में जैसे हेयर्स लगे होते हैं, सूप लगे होते हैं, इस प्रकार की कंडीशन यहाँ होती है, जिससे हम सूपों में उन हेयर्स में वायु के द्वारा लाए गए परागकण उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, परागण संभव हो जाता है और परागण ठीक होता है। ठीक है, बात अच्छे से समझ में आ गई। अब देखिए दूसरी विधि की हम बात करते हैं, तो दूसरी विधि छात्रों जल परागण को लेकर हम पढ़े। जल परागण, ठीक है। अब देखिएगा जल भी अजैविक बाह्य साधन हो गए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें परागकणों को जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। बाह्य माध्यम जल हो गया, अजैविक कारण है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जलीय जिनमें परागकणों को परागकणों से वर्तिका तक जल के माध्यम से ही पहुंचाया जाता है। लेकिन इसमें भी दो प्रकार की कंडीशन है, एक को अधोजल परागण और दूसरी को अधिजल परागण कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कुछ पौधे जलीय ऐसे होते हैं जो निमग्न होते हैं, निमग्न का अर्थ है जल में डूबे रहते हैं नीचे, ऐसे पौधों में जल के द्वारा परागण हो पाता है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो जल की सतह पर तैरते रहते हैं, तैरने वाले, जैसे वेनिस्लेरिया जो पौधा है वो जल की सतह पर तैरता रहता है। उसी के हिसाब से जल परागण को दो भागों में बांटा गया है, अधोजल परागण और अधिजल परागण होता है। अधो का मतलब नीचे होता है, अर्थात जल के नीचे पाया जाता है, और अधि का मतलब जल के ऊपर यानी उसकी सतह पर पाया जाता है। तो इसके दो प्रकार हो गए, एक को अधोजल परागण और दूसरे को अधिजल परागण, अधिजल परागण। दोनों में अंतर आपको समझ लेना है। अधो का मतलब नीचे जल के अंदर ऐसे पौधे जल निमग्न होते हैं, जल में डूबे रहते हैं, उनमें भी जल के द्वारा परागण होता है। अधि का मतलब ऊपर, यानी ये पौधे जल की सतह पर रहते हैं, जैसे कि वेनिस्लेरिया बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना पढ़ेंगे।